हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छी कर रहे होंगे। बच्चों, आज के सेशन में हम करने वाले एटम्स का क्विक रिवीजन। तो इसमें मैं आपको 70 से 80 मिनट में ही करते हैं हम। तो 70 से 80 मिनट में इस चैप्टर को खत्म करेंगे और साथ ही साथ इस चैप्टर को हम रिलेट करेंगे विद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से भी रिलेट करेंगे। कैसे करेंगे, कैसे सवाल पूछे जाते हैं, वही अभी हम देखेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले इसमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है जिसमें अपन ने डिफरेंट मॉडल्स ऑफ एटम पढ़ने कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट लोग आए, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बताया कि पहले ऐसा था, फिर ऐसा था, फिर ऐसा था। जैसे अभी जो लेटेस्ट मॉडल है वो कौन सा है बच्चों, बोहर मॉडल है। तो हमें उसी के बारे में स्टडी करना है और उसकी भी बहुत सारी लिमिटेशंस है, वो अपन धीरे धीरे देखेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं डिफरेंट मॉडल्स ऑफ एटम। 2 सेकंड रुकिए बच्चों, लाइट क्यों बंद हो गई है। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं डिफरेंट मॉडल्स ऑफ एटम, जिसमें फर्स्ट क्या है बच्चों, आप जानते ही होंगे, जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो बच्चों, इसको इन्होंने क्या कहा एटम्स के बारे में। इन्होंने बोला कि एटम कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। सबसे पहली चीज, एटम कैसा होता है, स्फेरिकल। लो भैया ये हो गए। और इन्होंने बोला जो एटम का पॉजिटिव चार्ज है वो स्फीयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब हर जगह हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये कैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म नहीं होता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है यहाँ पॉजिटिव चार्ज कम है, ऐसा नहीं होता है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है पॉजिटिव चार्ज। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बीच बीच में ऐसे एम्बेडेड होते हैं, है ना। तो आपने वाटरमेलन देखा ही होगा। तो आपने देखा वाटरमेलन की, स्फेरिकल वाटरमेलन ले लो आप, उसके अंदर जो रेड कलर का पोर्शन होता है, पूरा रेड जो पोर्शन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है उसके अंदर, वो हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गए। और जो उसमें सीड्स होते हैं वो हमारे क्या हो गए बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहाँ पे एक चीज और आप ध्यान देंगे कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है यहाँ पे। तो एटम कैसा हो गया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया, स्फेरिकल है, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इलेक्ट्रॉन्स कैसे हमारे बीच बीच में एम्बेडेड है, जस्ट लाइक सीड्स इन अ वाटरमेलन। इसको अपन प्लम पुडिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं। बस आपको इतना ही जानना है। इसकी लिमिटेशन है, लेकिन इसकी लिमिटेशन से सवाल नहीं आएगा क्योंकि सबसे बेसिक मॉडल था। इसको अपन क्या कहते हैं, बेसिक प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। बच्चों, फिर दूसरे मॉडल पे आते हैं। तो दूसरे मॉडल क्या है अपना, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो उसने क्या कहा, उसने सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट से उसने कुछ ऑब्जर्वेशन लिए और उसके बेसिस पर उसने अपना मॉडल दिया कि भैया एटम ऐसा होता है, उसने बताया हमको। ठीक है, तो क्या उसने एक्सपेरिमेंट किया। तो सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। उस एक्सपेरिमेंट का नाम था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों, उसमें क्या किया गया था, है ना, इसमें अपन ये देख लेते हैं कि क्या किया गया था। तो इसमें ना उसने एक गोल्ड फॉइल लिया, ये होगा अपना गोल्ड फॉइल। ठीक है, इसकी थिकनेस थी कुछ 10 की पावर -7 मीटर के आसपास थी ना इसकी थिकनेस। अब इसको उसने क्या किया, इस पे उसने अल्फा पार्टिकल को गिराया। अल्फा पार्टिकल कहां से पैदा किए होंगे, कोई रेडियोएक्टिव सोर्स होगा जिससे उसने अल्फा पार्टिकल को लिया और उस पे गिराया। और उसने देखा कि भैया इस अल्फा पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी कैसी है। तो उसने देखा कि बहुत सारे, सबसे पहले समझो हुआ क्या, उसने बहुत सारे अल्फा पार्टिकल गिराए। तो उसने देखा कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन सीधे चले गए। सीधे जाने का मतलब ये देखो, ये भी पॉजिटिवली चार्ज होता है, इस पे कितना चार्ज होता है, Z इंटू ई होता है। अगर गोल्ड फाइल की बात करें तो +79 इंटू ई, क्योंकि Z कितना होता है गोल्ड फाइल का 79, तो इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, ये अपना पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या होगा, अगर ये सीधा निकल गया मतलब ये हुआ कि इसने इस पे कोई रिपल्सिव फोर्स नहीं आई, जब तो ये सीधा निकल गया। दैट मींस यहाँ पे बहुत सारा स्पेस, एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस क्या होता है, खाली होता है। जैसे कि जे थॉमसन ने हमसे कहा था कि जो पॉजिटिव चार्ज वो पूरे में फैला होता है, ऐसा नहीं होता है। एक्सपेरिमेंट के बाद हमको पता चला। तो उसने देखा कि बहुत सारे मतलब आप ऐसा मानिए कि अगर हम 10,000 पार्टिकल्स ले रहे हैं तो आप ऐसा मानिए 9,000 पार्टिकल्स इसमें से कैसे निकल गए बच्चों, स्ट्रेट निकल गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। और इसमें एक ही 2 पार्टिकल थे जो 180 से डिफ्लेक्ट हुए। 180 से डिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या होगा बच्चों, 180 से डिफ्लेक्ट होने का मतलब ये हुआ कि ऐसा गया और वापस इसी अपने पाथ को रिट्रेस कर लिया। तो यहाँ पे थीटा कितना हो गया, यहाँ पे थीटा हो गया 180। लेकिन ऐसे पार्टिकल्स बहुत ही कम थे। फिर क्या होगा, अगर दूसरा पार्टिकल ले गया, है ना, तो ये कुछ एंगल से ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया बच्चों, ये थीटा, ये कहलाता है हमारा स्कैटरिंग एंगल। क्या कहलाता है हमारा, स्कैटरिंग एंगल। तो उसने देखा कि बहुत सारे जो पार्टिकल्स थे वो हमारे कैसे निकल गए, अनडेविएटेड निकल गए। मतलब इसके अंदर बहुत सारा स्पेस कैसा होता है, खाली होता है। और बहुत कम पार्टिकल
ही 180 से रिट्रेस मतलब अपने पाथ को रिट्रेस किए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत छोटी सी जगह में कंसंट्रेटेड है, ना कि पूरे में फैला हुआ है। और साथ ही साथ उसने एक ग्राफ भी बनाया। किसके बीच में ग्राफ बनाया? उसने बनाया नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स और स्कैटरिंग एंगल के बीच में ग्राफ बनाया। तो आप जानते हैं कि बहुत सारे पार्टिकल सीधे निकल गए। सीधे निकलने का मतलब ये कि स्कैटरिंग एंगल क्या हुआ हमारे बच्चों? 0 डिग्री हुआ। तो बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे होंगे जिनके लिए थीटा क्या होगा भैया? 0 होगा। और जो आप ये मानिए 8000 में से एक पार्टिकल ही ऐसा था जो मोर देन 90 डिग्री से क्या हुआ था बच्चों? मोर देन 90 डिग्री से क्या हुआ था? डिफ्लेक्ट हुआ था या स्कैटर्ड हुआ था। तो उसने क्या किया? उसने एक ग्राफ बनाया। वो ग्राफ से सवाल, ग्राफ हमसे पूछा जा सकता है, इसलिए ग्राफ अपन को पता होना चाहिए। तो ग्राफ किस किस के बीच में बनाया गया भैया? बच्चों बताओ, आप ही बताओ। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड, ठीक है, समझ गए बात को? एन थीटा, यहां पे एन किसका फंक्शन है? थीटा का, ठीक है। और यहां पे उसने क्या लिया बच्चों? स्कैटरिंग एंगल लिया। तो ये लिया उसने 10 के मल्टीपल्स में 10, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, और ये लिया 20 डिग्री, 0 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री, 120 डिग्री। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों? एक ग्राफ आया ऐसा। ऐसे आने का मतलब क्या हुआ? आप देखो 0 डिग्री से डिफ्लेक्ट होने वाले पार्टिकल्स बहुत सारे हैं, 10 के पावर 6 है। और 90 से ज्यादा 90 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्ट होने वाले पार्टिकल बहुत ही कम पार्टिकल्स हैं, मतलब 4-5 ही पार्टिकल्स है अगर हम 10 के पावर 6 में बात कर रहे हैं। बात समझ रहे हो आप मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ऐसा ग्राफ बना। इससे ये पता चलता है कि बहुत सारे पार्टिकल्स जो डिफ्लेक्शन हुआ वो बहुत कम हुआ, मतलब 0 डिग्री का हुआ, और बहुत ही कम ऐसे पार्टिकल्स थे जिसमें डिफ्लेक्शन क्या हुआ बच्चों? ग्रेटर देन 90 हुआ। यहाँ पे एक सवाल ऐसा भी हमसे पूछा जाता है कि अगर 60 डिग्री से स्कैटर्ड होने वाले अल्फा पार्टिकल इतने हैं या डिफ्लेक्ट होने वाले पार्टिकल्स n1 है, तो बताओ 90 डिग्री से स्कैटर्ड होने वाले पार्टिकल कितने होंगे? तो हमें n2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। बाकी सब चीजें कांस्टेंट रहती है, इसकी थिकनेस, जेड, वेट सब कांस्टेंट रहता है। तो एक रिलेशन है जो आपको याद रखना है, नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड पर यूनिट एरिया जो है ना, वो होता है प्रोपोर्शनल 1/sin की पावर 4 थीटा बाई 2 के। इससे निकाल लोगे आप, समझ गया? इसको याद रखेंगे अपन, इसको अपन याद रखेंगे। तो अगर देखो, जैसे मैंने बताया था कि अगर 60 डिग्री से स्कैटर्ड होने वाले, 60 डिग्री से बच्चों स्कैटर्ड होने वाले अगर हमें पार्टिकल कितने हैं? n1 है। तो बताओ 90 डिग्री से स्कैटर्ड होने वाले अल्फा पार्टिकल्स कितने होंगे? आप यहां से आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको बच्चों। इतनी चीज क्लियर हो गई? चलो, तो उसने एक्सपेरिमेंट से बहुत सारी चीजें अपन को बताई। तो अब अपन पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल था क्या, है ना? रदरफोर्ड मॉडल ने क्या बताया हमको, ठीक है। अच्छा, ये समझ में आ गया। मैंने यहाँ पे और नहीं बनाया। देखो ये अपना क्या है, ये अपना 20 डिग्री के आसपास है, फिर 90 वाला भी आएगा जो कि ऊपर चला जाएगा, फिर 90 से ज्यादा वाला भी ऐसा आएगा, और 180 वाला ऐसा अपने पाथ को रिट्रेस करेगा। तो मैंने ये सब बनाया नहीं, और मैंने आपको एक्सपेरिमेंट के बारे में नहीं पढ़ा है, क्योंकि हमें क्विक रिवीजन करना है। तो हमें सिर्फ वही चीजें जाननी है जो हमारे एग्जाम में आ सकती है, और बाकी सब तो बच्चों आपने पढ़ा ही होगा, इतना तो आप जानते ही है, ठीक है। नेक्स्ट चीज अपन को इसमें एक चीज और देखनी है। पहले अपन अल्फा पार्टिकल जो रदरफोर्ड का मॉडल था उसमें जाने से पहले हम कुछ चीजों के बारे में और बात करेंगे। वो सबसे पहली चीज हमारी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इस पे भी सवाल हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। फिर अपन देखेंगे इम्पैक्ट पैरामीटर। अपन को दो चीजें यहां देखनी है। फिर अपन रदरफोर्ड मॉडल देखेंगे, उसकी लिमिटेशंस देखेंगे, उसके बाद हम बोहर मॉडल में जाएंगे, और वहां से हमारी पढ़ाई स्टार्ट होगी अच्छे से, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ये क्या है बच्चों? ये जैसे मान लो अपना ये न्यूक्लियस है, ठीक है बच्चों, ये इसकी सेंट्रल लाइन है। यहां से हमने क्या किया कि अल्फा पार्टिकल को कुछ काइनेटिक एनर्जी से क्या किया? प्रोजेक्ट किया इसकी तरफ, है ना। ये अपना न्यूक्लियस है। इस पे चार्ज कितना होता है? इस पे चार्ज होता है बच्चों प्लस जेडी, है ना, प्लस चार्ज होता है। आप ऐसा बना लो और जेडी ऐसा लिख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जेड क्या है बच्चों? इसका एटॉमिक नंबर है, हम जानते हैं ये चीज, ठीक है। जैसे गोल्ड के लिए 79 होगा, अल्फा हो गया। अल्फा पे चार्ज कितना होता है बच्चों? तो आपको पता ही होगा, 2e चार्ज होता है, प्लस 2e चार्ज होता है। मास कितना होता है? 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है। अगर हमने इस अल्फा पार्टिकल को इसी तरह प्रोजेक्ट किया, मान चलो हमने कितनी काइनेटिक एनर्जी से किया? के अल्फा काइनेटिक एनर्जी से स्कैटर्ड किया, और ये बहुत दूर से स्कैटर्ड किया, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये r इक्वल टू इन्फिनिटी, बहुत दूर से हमने स्कैटर्ड किया, मतलब सॉरी स्कैटर्ड नहीं किया, सॉरी प्रोजेक्ट किया, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों? ये पॉजिटिव रिपल्सन होगा, तो क्या होगा? इसकी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे कम होते जाएगी, जाते जाएगा इसकी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे कम हो जाएगी, और यहां कहीं जाके इसकी काइनेटिक एनर्जी 0। बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा तो और पास तक जाएगा, जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतने पास तक जाएगा, है ना।
लेकिन एक जरूर है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी क्योंकि इस पर रिपल्सिव फोर्स आ रही है, और अपन ने माना कि यहां जाके मैक्सिमम इतने पास तक इसके जा पाया। यहां पे हमने माना कि अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बच्चों, 0 हो गई। तो ये जो डिस्टेंस कहलाता है इसके सेंटर से लेके जहां तक हमारा अल्फा पार्टिकल गया, जितने पास तक उसके गए, कहलाता है हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या कहलाता है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इस पे भी सवाल कई बार पूछे गए, आर नॉट। तो हम आर नॉट कैसे निकालेंगे बच्चों, यहाँ पे हमें आर नॉट निकालना है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कैसे, अल्फा पार्टिकल के यहाँ पे मैकेनिकल, ए फिक्स है ना, अल्फा पार्टिकल की मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। बताओ क्यों रहेगी, क्योंकि अल्फा पार्टिकल इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में घूम रहा है, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, कंजर्वेटिव फील्ड होती है। और हमें पता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड में चलेगा तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी बच्चों, कंजर्व रहेगी। तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे जो होगी वही मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे भी होगी। तो हम लिखेंगे मैकेनिकल एनर्जी एट 1 इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट 2, जिससे हम क्या निकाल पाएंगे, आर नॉट निकाल पाएंगे बच्चों, ध्यान देना है ना। और इसमें मैं एक रिजल्ट भी याद कराऊंगा कि अगर हमारा के अल्फा मतलब अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, तो जो आर नॉट आता है ना 30 फर्मी के आसपास आता है। किसके आसपास आता है बच्चों, 30 फर्मी के आसपास आता है। फर्मी मतलब जानते होंगे, 1 फर्मी इक्वल टू कितना, 10⁻⁻15 मीटर, हमें जानते हैं। ये याद रखेंगे क्योंकि देखो यार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, इसमें आप रिजल्ट याद रखो उतना आएगा, एनसीईआरटी का, इसलिए इसको याद रखना है अपन। तो एग्जाम में अगर पूछा जा सकता है कि भैया हमने काइनेटिक एनर्जी 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल को, तो बताओ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा। और यहाँ पे गोल्ड फाइल लिया गया था, मतलब जेड इक्वल टू कितना लिया गया था बच्चों, 79 लिया गया था। बहुत बढ़िया। अब निकालेंगे कैसे, अच्छा आज की काइनेटिक एनर्जी भी दे सकता है, और जरूरी नहीं कि काइनेटिक एनर्जी, इसकी स्पीड वेलोसिटी भी दे सकता है, स्पीड दे सकता है वी अल्फा। तो के अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/2 एम अल्फा इंटू वी अल्फा का स्क्वायर। इतना तो बच्चों हम जानते हैं, अगर हमें स्पीड दी हुई है तो हम काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं, तो अगर वी अल्फा दिया हो तो हम के अल्फा लिख सकते हैं। रिलेशन को याद रखना अपन को ना। अब हम क्या लिखेंगे, मैकेनिकल एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जी आएगी अल्फा पार्टिकल की, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी, और कौन सी आएगी बच्चों, और आएगी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे के अल्फा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इससे बहुत दूर है इसलिए क्या होगी बच्चों, 0 होगी, हम जानते हैं ये चीज। अच्छा वहां क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी 0 बच्चों, और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वो होती है के Q1 Q2 अपॉन R। तो क्या लिखेंगे, के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, और हम जानते हैं Q1 इस पे चार्ज है 2E, इस पे चार्ज कितना है बच्चों, ZE, पॉजिटिव साइन के साथ रखा जाएगा R नॉट। तो R नॉट इक्वल टू बच्चों कितना आ गया, आप खुद बताओ, R नॉट आ गया के 2K ZE² अपॉन के अल्फा। ठीक है, समझ गए बात को, बिल्कुल क्लियर है। तो आर नॉट अगर हम निकालें यहां से तो क्या हो जाएगा, 2K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो के अल्फा। अगर मुझे इसकी स्पीड दी हुई है तो हम लिख सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर मान लो हमें इसकी स्पीड दी होगी तो कितना आ जाएगा, 2K ZE²। अच्छा 1/2 नीचे लिखेंगे बच्चों, तो 2 का मल्टीप्लाई मतलब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ 4 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, एम अल्फा वी अल्फा का स्क्वायर। अपन को इसको याद रखना है, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। लिख लो भाई, जल्दी से देख लो भाई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। एक बार हमसे नीट में ये सवाल पूछा गया था कि बताइए वो जो मास है, मास के इनवर्स प्रोपोर्शनल है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है कि m की पावर 2 के प्रोपोर्शनल है कि m की पावर -2 के प्रोपोर्शनल है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं m की पावर -1 के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और अपन को के अल्फा अगर यहाँ से दिया है 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब हम यहाँ पे रखते हैं तो आर नॉट जो है हमारा वो कितना आ जाता है, 30 फर्मी आ जाता है, जहां पे जेड को हम कितना रखते हैं, 79 रखते हैं, और के की वैल्यू हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन। बच्चों इतना क्लियर हो रहा है ना, ठीक है आगे बढ़ते हैं। इतना लिख लो आप पहले, चलो आगे बढ़ते हैं। अरे मैं तो भूल गया, अपन तो क्विक रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। मैं सोच रहा था आपको पढ़ा रहा हूं इसलिए मैंने आपको टाइम दिया लिखने का। चलो ठीक है, चलो बात कहानी आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर डिसाइड करता है कि अल्फा पार्टिकल में स्कैटरिंग एंगल कितना होगा, या अल्फा पार्टिकल का जो ट्राजेक्ट्री है वो कैसी होगी, पाथ कैसा होगा, वो उस पर तो डिपेंड करता है। स्कैटरिंग एंगल कैसा होगा, उसी पे तो उसका क्या डिपेंड करता है, पाथ, कि अपना पाथ को रिट्रेस कर रहा है कि ऐसे निकल जा रहा है कि स्ट्रेट निकल जा रहा है, क्या है वो सब किससे पता चल रहा है, थीटा से। थीटा अगर 0 डिग्री होगा तो सीधा निकल जाएगा, थीटा अगर 180 डिग्री होगा तो अपने पाथ को क्या कर लेगा बच्चों, रिट्रेस कर लेगा। तो हमें ये किससे पता चलता है, इम्पैक्ट पैरामीटर बी से। इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं, है क्या। तो बच्चों देखो ये अपना न्यूक्लियस, ठीक है, ये इसकी सेंट्रल लाइन न्यूक्लियस की। तो
अगर हमने एक पार्टिकल को अल्फा पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्ट किया, मान के चलो हमने कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, v अल्फा से, मैं अल्फा इसलिए लिख देता हूं क्योंकि यहाँ पे अल्फा पार्टिकल ले रहे हैं अपन, है ना, अल्फा पार्टिकल। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस, इसको अपन बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। क्या बोलते हैं इसको? इंपैक्ट पैरामीटर। आप खुद बताओ, अगर इंपैक्ट पैरामीटर ज्यादा होगा या मतलब इंपैक्ट पैरामीटर 0, तो आपको पता है थीटा 180 आएगा, मतलब इंपैक्ट पैरामीटर इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू स्कैटरिंग एंगल। आप देख सकते हैं अगर इंपैक्ट पैरामीटर 0 मतलब आपने यहां से प्रोजेक्ट किया तो अपने पाथ को क्या कर लेगा, रिट्रेस कर लेगा, यानी थीटा क्या होगा, 180 होगा। जब b 0 होगा तो थीटा 180 होगा। समझ रहे हो बात को? तो एक सिर्फ मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, कोई रिलेशन नहीं है, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि b और थीटा इनवर्स होंगे। अगर b ज्यादा है, मान चलो b बहुत ज्यादा है, तो जब ये यहां से जाएगा तो इस पे रिपल्सिव फोर्स बहुत कम आएगी, इस पे रिपल्सिव फोर्स बहुत कम आएगी, तो क्या हो जाएगा, ये सीधा निकल जाएगा या तो थोड़ा ही बहुत डेविएट होगा, मतलब थीटा हमारा क्या होगा, कम होगा। तो b ज्यादा होगा तो थीटा कम होगा, और b कम होगा तो थीटा क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। तो b और थीटा में एक रिलेशन है, वो आपको याद रखना है बस। इसकी डेफिनेशन आपको क्लियर होगी, मैंने बता दिया। तो b इक्वल टू जो होता है, ये होता है k मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z e स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, यहां पे हाफ एम वी अल्फा का स्क्वायर भी लिख सकते हो, कॉट थीटा बाय 2 बच्चों, ये होता है। ठीक है, याद रखिए। अब आप बोलोगे सर b तो प्रोपोर्शनल आ रहा है थीटा के, भाई साहब ये डिक्रीजिंग फंक्शन है कॉट। आपको पता है कि b ज्यादा होगा मतलब ये वाला जो है थीटा कम होगा, जब ये वाला फंक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। डिक्रीजिंग फंक्शन का ज्ञान है ना आपको, है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं है बच्चों। तो ये हो गया। चलो अब इसके बाद आते हैं अपन रदरफोर्ड मॉडल पे। आपको दो चीजें क्लियर हो गई, कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, ये भी क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन को देखना है बच्चों रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो इन सब कंक्लूजन के बाद रदरफोर्ड ने कहा कि एटम ऐसा होता है बच्चों। कैसा होता है देख लेते हैं। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, तो उसने कहा भैया एटम ऐसा होता है। कैसा होता है बात करते हैं। उसने बोला सबसे पहला पॉइंट कि पॉजिटिव चार्ज जो है ना वो पूरे में फैला हुआ नहीं है, ये बहुत ही छोटी सी स्पेस में रखा हुआ है, एक बहुत ही छोटी सी जगह पे कंसंट्रेटेड है पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज। किसका पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज? एटम का। और उसको उसने नाम दिया न्यूक्लियस। उसको उसने क्या नाम दिया? न्यूक्लियस। और उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्टेशनरी नहीं है, वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं बच्चों? रिवॉल्व कर रहे हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, जस्ट लाइक प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। ठीक है, इतनी चीजें हो गई, दो चीजें क्लियर हुई। उसने साथ ही साथ ये बताया कि जो साइज ऑफ द एटम है वो है 10 की पावर -10 मीटर। और उसने बताया कि साइज ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या है जहां पूरा का पूरा अपना पॉजिटिव चार्ज वो है इतनी। तो देखो बहुत सारा स्पेस कैसा है, खाली है। साइज ऑफ द एटम से आप क्या समझते हैं? एटम स्फेरिकल है और न्यूक्लियस भी स्फेरिकल है, तो उनकी ये रेडियस की बातें हो रही है। तो साइज मतलब अपन ऐसा बोल सकते हैं कि एटम अगर स्फेरिकल है तो उसकी जो रेडियस होगी वो कितनी होगी? 10 की और -10 मीटर। और उसकी जो न्यूक्लियस है वो भी स्फेरिकल होगा तो उसकी रेडियस कितनी होती है? उसकी होती है 10 की और -15 मीटर। मतलब बहुत सारे स्पेस क्या है, खाली है। इतनी चीजें क्लियर हुई। 3-4 मैंने पॉइंट्स बताया वो आपको क्लियर होना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट ये बताया, इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट में तो आपको एक चीज पता है, तो आपका ज्ञान जानता है, आपको पता ही है। ये आपका क्या ज्ञान है भाई? आपको ज्ञान ये है कि अगर कोई चीज सर्कुलर मोशन में घूमनी होती है तो उसके लिए किसकी जरूरत होती है? सेंटीपिटल फोर्स की जरूरत होती है बच्चों। अगर हमें सेंटीपिटल फोर्स की जरूरत होती है तो हमें सेंटीपिटल फोर्स चाहिए। तो उसने बोला कहां से मिलेगी सेंटीपिटल फोर्स? तो उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आती है, और यही फोर्स क्या प्रोवाइड करती है? उसको सेंटीपिटल फोर्स देती है सर्कुलर मोशन के लिए। यही फोर्स क्या प्रोवाइड करती है? सेंटीपिटल फोर्स करती है। किसको देती है? इलेक्ट्रॉन को। क्यों देती है? क्योंकि उसको सर्कुलर मोशन करना है। किसके अराउंड करना है? न्यूक्लियस के अराउंड बच्चों। चीजें क्लियर हो रही हैं? बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी मुझे लगता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं गाड़ी को। इतने पॉइंट क्लियर हो गए। चलो इसकी लिमिटेशन देख लेते हैं। एक लिमिटेशन हमको बतानी है मुझे आपको जो बहुत काम की, और दूसरी लिमिटेशन है कि इसके हिसाब से जो स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए था वो कंटिन्यूअस मिलना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में हमें जो मिला स्पेक्ट्रम वो लाइन स्पेक्ट्रम था। अब ये लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है, वो धीरे धीरे जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा मैं आपको बताते जाऊंगा कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है। और एक लिमिटेशन इसकी ये थी, इसने बोला कि अगर ऐसा है,
अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसके चारों तरफ ऐसे, है ना, तो क्या होगा ना, मैं आपको समझा रहा हूं पूरा, है ना, आपने ऐसा वाला डायग्राम पढ़ा होगा। इस डायग्राम का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन कैसा है, पहले अपन थोड़ी आराम से समझते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसा है? एक्सीलरेटेड चार्ज है, एक्सीलरेटेड चार्ज है ना। क्यों बताओ? क्योंकि ये कैसा मोशन करता है? सर्कुलर। और सर्कुलर मोशन कैसा मोशन होता है? एक्सीलरेटेड मोशन होता है, क्योंकि वहां पे चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, दोनों एक्सीलरेटेड मोशन होते हैं। यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यहाँ पे सेंटीमीटर एक्सीलरेशन की जरूरत होती है ना, इसलिए कैसा मोशन है इलेक्ट्रॉन का? एक्सीलरेटेड मोशन है। और एक और एक्सीलरेटेड चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज है। तो उस समय पे ये चल रहा था कि जो अपनी क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी उसके अकॉर्डिंग जो है ना, एक्सीलरेटेड चार्ज को एनर्जी रिलीज करनी चाहिए। जो एक्सीलरेटेड चार्ज है ना, वो सोर्स होता है, किसका सोर्स होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का सोर्स होता है। मतलब वो क्या करता है कि जब चार्ज एक्सीलरेट होता है ना, तो वो एनर्जी को रिलीज करता है। तो उसने बोला कि अगर हम उसी को यहाँ पे अप्लाई करें तो क्या होगा? अगर हम क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को यहाँ पे अप्लाई करें तो क्या होगा? यहाँ पे ये होगा कि इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड चार्ज है, और अगर एक्सीलरेटेड चार्ज है तो एनर्जी कंटिन्यूअसली क्या करते जाएगा? ये एनर्जी को कंटिन्यूअसली लूज करते जाएगा, और फिर एक कैसे रेडियस में घूमने लग जाएगा? कम रेडियस में घूमने लग जाएगा, और इसकी रेडियस कंटिन्यूअसली कम होते जाएगी, कम होते जाएगी, कम होते जाएगी, और फाइनली इसकी एनर्जी कम होते जाएगी, इसलिए रेडियस भी कम होते जाएगी, और ये कहां पे गिर जाएगा? न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा। मतलब स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं किया। ऐसा होता है क्या? अपन ऐसा देखते हैं एटम्स स्टेबल होता है कि अनस्टेबल होता है? एटम्स स्टेबल होता है, लेकिन इस मॉडल के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये कैसा होगा? अनस्टेबल होगा। और यही जो लिमिटेशन की इसको बोर्ड ने अपने मॉडल में दूर किया, और उसने कुछ हमें बताया, पोस्टुलेट्स दिए, उन पोस्टुलेट्स की, और वही हमारा लेटेस्ट मॉडल है, और हम वही मॉडल के अकॉर्डिंग हम अपने एटम का जो स्ट्रक्चर है वही लेके चलते हैं। मतलब वो लेटेस्ट है, उसकी भी बहुत सारी लिमिटेशंस है, लेकिन क्या पता आगे चल के और अपन को नया कुछ और मॉडल मिल जाए इसके बाद। कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट कर दे जिससे पता चले कि बोर के पोस्टुलेट्स सेटिस्फाई ना हो रहे हो, तो नया मॉडल भी मिल सकता है। जैसे कि आप देखो, जे थॉमसन ने जब अपना मॉडल दिया और रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, जब तक हम जे थॉमसन मॉडल को ही सही मान रहे थे, फिर रदरफोर्ड ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो हमें पता चला, अरे यार ये तो हम गलत कर रहे हैं, हम तो साला एटम को गलत स्ट्रक्चर पढ़ के बैठे हुए हैं। इसलिए उस समय पे एडवांसमेंट उतना फास्ट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हम हम एटम के बारे में सही जानते ही नहीं थे। अगर हम किसी के बारे में सही तरीके से जानेंगे नहीं तो उसका यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे अपने कामों के लिए? समझ में आ रही बात को मैं क्या कहने चाह रहा हूं, है ना? बहुत बढ़िया। तो ये समझ में आ गया कि ये एक्सीलरेटेड चार्ज है, इसको कंटिन्यूअसली एनर्जी रिलीज करेगा। हमें कैसे पता चला? अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से पता चला कि कंटिन्यूअसली एनर्जी रिलीज करेगा, और एनर्जी इसकी कम होती जाएगी, इसलिए कम रेडियस में घूमने लग जाएगा, और फाइनली कहां पे गिर जाएगा? न्यूक्लियस में गिर जाएगा। अगर हम रदरफोर्ड मॉडल को माने तो ऐसा होना चाहिए। तो रदरफोर्ड से बोला कि भाई इसको एक्सप्लेन करो, ये तो अनस्टेबल हो जा रहा है तुम्हारा एटम। तो रदरफोर्ड बोला भैया हमको नहीं पता, देख लो, तुमको जो समझना है समझ लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आते हैं बोहर मॉडल पे। ठीक है, और दूसरा मैंने लिमिटेशन क्या बताया कि इसके अकॉर्डिंग स्पेक्ट्रम कैसा होना चाहिए? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंटीन्यूअस होना चाहिए था, लेकिन हमें डिस्क्रीट मिलता है, लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है, तो उसको भी एक्सप्लेन नहीं करता है। तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। चलो आगे बढ़ते हैं, बोहर मॉडल पे आते हैं। अब जल्दी से बातों को सुनेंगे। सबसे पहले पोस्टुलेट्स देख लेते हैं क्या क्या है। तो देखो भैया, पहला पोस्टुलेट तो सेम टू सेम है, मतलब इसने बहुत सारी बात उसकी मानी। किसकी मानी? रदरफोर्ड की मानी। और रदरफोर्ड ने एक बात, दो बातें जे थॉमसन की भी मानी थी। बताओ वो कौन कौन सी बातें थी जो रदरफोर्ड ने मानी थी कि जे थॉमसन ने सही बताया? पूरा गलत नहीं बताया था, कुछ तो सही बताया था। वो ये था कि स्फेरिकल है, तो इसने भी माना स्फेरिकल है, रदरफोर्ड ने भी माना था स्फेरिकल है एटम। और दूसरी चीज क्या मानी थी उसने? कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, तो रदरफोर्ड ने भी बोला कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज। वो बात अलग है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, उसकी वजह से नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में है। अब इसने भी रदरफोर्ड की एक बात मानी, इसने बोला कि सही बोला रदरफोर्ड ने कि पूरा का पूरा जो पॉजिटिव चार्ज है एटम का वो एक छोटी सी जगह कंसंट्रेटेड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूक्लियस बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं? न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब प्लैनेट्स को कौन देता है? सेंट्रीपिटल फोर्स, वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स देती है ना। और यहाँ पे कौन देता है सेंट्रीपिटल फोर्स? इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए हमें पता है सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ कौन देता है बच्चों? यहाँ देता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। समझ में आ रही बात को? बहुत बढ़िया। तो पहला तो सेम टू सेम हो गया, ठीक है। अब दूसरा इसने क्या बोला? अब सुनो, काम कीजिए। इसने दूसरी कंडीशन बोली
कि जैसे कि रदरफोर्ड ने बोला था कि किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, इसने बोला नहीं, ये गलत बात है, किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं घूम सकता है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ कुछ स्पेसिफाइड सर्कुलर ऑर्बिट्स में ही घूमेगा। ये बात बहुत अच्छे से सुनेंगे, बहुत अच्छे से सुनना है इसको। उसने बोला कि वो सब ऑर्बिट्स में घूम सकता है। किसने बोला? रदरफोर्ड ने। किसी भी रेडियस की ऑर्बिट में घूम सकता है। इसने बोला नहीं, सब में नहीं घूमेगा, ये कुछ स्पेसिफाइड सर्कुलर ऑर्बिट्स में ही घूमता है। तो इसने कहा कि ये उन्हीं ऑर्बिट्स में घूमता है, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, ये उन्हीं ऑर्बिट्स में घूमता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, मतलब समझो ये अपना न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ घूम रहा है, ये घूम रहा है भैया बढ़िया प्यार से, और मान चलो यूवी वेलोसिटी से घूम रहा है। किस रेडियस में घूम रहा है? आर रेडियस है, यहाँ पे रेडियस ऑफ द ऑर्बिट कितनी है? आर है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चों? स्मॉल एम है, और इस पे चार्ज प्लस जेड, वही सब चीजें है ना। तो उसने बोला कि ये उस ऑर्बिट में घूम सकता है जिसमें इसका एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बच्चों? एमबीआर, मैग्नीट्यूड की बात करें तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। हम न्यूक्लियस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन का। किसके अबाउट लिख रहे हैं? न्यूक्लियस के अबाउट। न्यूक्लियस हमने यहाँ पे ऑरिजिन माना हुआ, और उसके अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन का। तो उसने बोला कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन अबाउट द न्यूक्लियस इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 समझे बच्चों? h अपॉन 2 जहां पे n क्या है? इंटीजर है, 1 2 3 4। मतलब ये सभी ऑर्बिट्स में नहीं घूम सकता है, सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में घूम सकता है जिसमें ये वाला जो टर्म है ये इसके बराबर होगा। ठीक है, इसका क्या नहीं हो सकता है? फ्रैक्शन नहीं हो सकता h अपॉन 2 का, इंटीजर होना चाहिए हमेशा, 1 2 3 4 ऐसा होना चाहिए। बात समझ रहे हो ना? अच्छा, एक चीज और ध्यान रखेंगे, कभी कभी पूछ लेता है, h अपॉन 2 जो है ना, होता है ना बच्चों, वो h बार होता है। क्या होता है? h अपॉन 2 क्या होता है? h बार होता है। तो किसी किसी किताबों में n इंटू h बार भी लिखा होता है, बात एक ही है, कोई बड़ी चीज नहीं है। आप समझ में आए बात को? तो उसने बोला इन्हीं ऑर्बिट्स में घूमेगा जिसमें एंगुलर मोमेंटम ऐसा होगा जो कि बोर्ड पे लिखा हुआ है। और उसने बोला कि अब तुम बोलोगे सर यहाँ भी तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, तो यहाँ पे भी तो एनर्जी को रिलीज करना चाहिए ना। नहीं बच्चों, जब इन ऑर्बिट्स में घूमेगा तो रदरफोर्ड ने कहा कि ऐसी ऑर्बिट्स में जब इलेक्ट्रॉन घूमता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, तो उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रेडिएट नहीं करता है। उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रेडिएट नहीं करता है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये बोहर भैया ने कहा, समझे बात को? तो उसने बोला इन ऑर्बिट्स को उसने कहा नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स। नॉन रेडिएटिंग क्यों कहा बच्चों? क्योंकि इन ऑर्बिट्स में घूमते समय इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रिलीज नहीं कर रहा। रदरफोर्ड यही एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, क्योंकि रदरफोर्ड ने बोला था सभी ऑर्बिट में घूम सकता है तो एनर्जी रिलीज करेगा। इसने बोला नहीं, इस पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में ही घूम सकता है। ठीक है, और दूसरा नाम भी है, और बोलते हैं इसको स्टेशनरी ऑर्बिट्स। स्टेशनरी का मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन घूम नहीं रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है लेकिन उसमें एनर्जी को रेडिएट नहीं कर रहा है। बात समझ में आई? तो सबसे मेन इक्वेशन हमारा इक्वेशन नंबर 1, यहां से अपन पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया, इतना आ गया। नॉन रेडिएटिंग जिन ऑर्बिट्स में घूमता है उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स बोलते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोलते हैं। और उन ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो h अपॉन 2 का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। अब सबसे मेन पॉइंट सुनो, स्पेक्ट्रम को उसने कैसे डिफाइन किया। उसने बोला कि जब एटम एक्साइट हो जाता है, एटम एक्साइट मतलब एटम को कहीं से एनर्जी मिल जाती है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है ना कि लोअर ऑर्बिट से अपर ऑर्बिट में चला जाता है। जब एनर्जी कहीं से मिलती है तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लोअर ऑर्बिट से कहां चला जाता है? अपर ऑर्बिट में चला जाता है। उस समय जो एटम को बोला जाता है वो बोला जाता है एक्साइटेड एटम। तो एटम एक्साइट हो जाता है। एटम एक्साइट होने के बाद इलेक्ट्रॉन अपर ऑर्बिट में रुकता नहीं है, तुरंत कहां आता है? वापस आता है। तो जब तुरंत वापस आता है ना तो एनर्जी को रेडिएट करता है। क्या करता है? एनर्जी को रेडिएट करता है। एनर्जी को रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। फोटोन निकलते हैं, मतलब इतना समझो आप कि अगर हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या निकलेगी? एनर्जी निकलेगी, और इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, फोटोन निकलेगा एक। समझ में आ रही? और उस फोटोन की वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी अपन सब कुछ निकालेंगे। और उसने बोला कि जो एनर्जी होगी उस फोटोन की, बात सुन लो, पर अपन मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे पूरा। उसने बोला जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी, पहले ये बताओ एब्जॉर्ब कब होगा? एनर्जी एब्जॉर्ब कब करेगा? जब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा। और एनर्जी रिलीज कब करेगा एटम? जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा बच्चों। हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आए तो एनर्जी को रिलीज करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से अपर ऑर्बिट में जाए तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। जो भी एब्जॉर्ब करेगा, जो भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, जो भी एनर्जी को एमिट करेगा, वो किसके बराबर होगा? उन दोनों ऑर्बिट की जो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी होगी उसके डिफरेंस के बराबर होगा, है ना? किसके बराबर होगा बच्चों? डिफरेंस ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन दोस ऑर्बिट्स जिससे वो आ रहा है। जैसे 2 से
वन में आ रहा है, तो टू में जो एनर्जी होगी टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वन में जो टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगी, उनका डिफरेंस जो होगा बच्चों। और अपन को यहाँ पे क्या लेना, हमेशा एनर्जी पॉजिटिव होती है तो पॉजिटिव डिफरेंस लेना, मतलब अपन को बड़े में से छोटे को माइनस करना है जिससे हमारे डिफरेंस कैसा है, पॉजिटिव आए। तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी या तो एब्सॉर्ब करेगा बच्चों। ये मॉडल क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। और एक चीज और यहाँ पे ध्यान देने वाली है, जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, कि जो बोहर मॉडल था, दिस इज ओनली वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम। किसके लिए वैलिड है, सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम, मतलब ऐसे एटम्स के लिए वैलिड है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन्स हो। कौन कौन से एटम्स हो सकते हैं, वो हाइड्रोजन सबसे पहले तो ये, दिस इज ओनली वैलिड फॉर हाइड्रोजन। क्या हम इस मॉडल को He+ में लगा सकते हैं, हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि He का Z कितना होता है, दो होता है। तो न्यूट्रल जब होता है He, तो न्यूट्रल जब होता है तो 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, समझ रहे बात को। लेकिन प्लस का मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया बच्चों, तो अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन बचा कि नहीं बचा, तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, जिसमें भी अपन अप्लाई कर सकते हैं इस मॉडल को, और Li2+ में भी कर सकते हैं। हम उन सब में अप्लाई कर सकते हैं जिसमें कितना इलेक्ट्रॉन है बच्चों, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। चलो अब आते हैं थ्योरी पे। अब थ्योरी में बच्चों हमें पढ़ना क्या, पहले मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दे रहा हूं आपको पढ़ना क्या क्या है, और उसी हिसाब से अपन चलेंगे, ठीक है। एक थ्योरेटिकल पोर्शन अपना खत्म हो गया, कुछ चीजें यहाँ पे काम की थी जिससे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते थे, वो मैंने आपको बता दिए। अब मेरी बातों को ध्यान से सुने बच्चों, अपन को करना क्या है, अपन पढ़ने वाले हैं अब थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स या आयंस He+, Li2+, डॉट डॉट। अब हमें करना क्या है, देखो बच्चों ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, बहुत बढ़िया। इस पे चार्ज कितना, अब हम इस पे अंदर ही लिख लेते हैं Ze, ठीक है। इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बच्चों, घूम रहा है, ये घूम रहा है। ये क्या सभी ऑर्बिट में घूम सकता है, नहीं, ये कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही घूमेगा, पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही घूमेगा। और उन ऑर्बिट्स में क्या होगा, इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो h/2π का क्या होगा बच्चों, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मैं देख लूं भाई कैमरा चल रहा है कि नहीं, हाँ चल रहा है, बिल्कुल सही है। चलो तो इलेक्ट्रॉन ही घूम रहा है बच्चों। अब ये मान चलो कोई ऑर्बिट है, अब ये कोई भी ऑर्बिट हो सकती है, फर्स्ट ऑर्बिट भी हो सकती है, सेकंड ऑर्बिट भी हो सकती है, थर्ड ऑर्बिट भी हो सकती है। अपन लेते हैं दिस इज, लेट अस सपोज दिस इज द nth ऑर्बिट। कौन सी ऑर्बिट है बच्चों में, nth ऑर्बिट है। अब इस nth ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है, इस nth ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं बच्चों, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन में बच्चों में क्या क्या पता होना चाहिए, दिस इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, याद रखिए ना, नॉन यूनिफॉर्म नहीं, यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन आएगा। तो सर्कुलर मोशन में आपको क्या क्या आना चाहिए बच्चों, ये बताओ। कोई चीज अगर सर्कुलर मोशन में चल रही है तो आप कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, कौन कौन से काइनेमेटिक्स वेरिएबल्स हैं जो आपको आने चाहिए। तो सबसे पहले इसकी रेडियस पता होनी चाहिए कि इस ऑर्बिट की रेडियस क्या है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसकी स्पीड पता होनी चाहिए, इस ऑर्बिट में स्पीड क्या है, इसका मोमेंटम पता होना चाहिए, इसकी काइनेटिक एनर्जी पता होनी चाहिए, इसकी पोटेंशियल एनर्जी पता होनी चाहिए, इसकी टोटल एनर्जी पता होनी चाहिए, इसकी फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए, इसका टाइम पीरियड पता होना चाहिए, इसकी एंगुलर वेलोसिटी पता होनी चाहिए। ये सब चीजों का हमें एनालिसिस करना है बच्चों। तो हमें ये सब चीजें निकालनी है कि हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम अगर है, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स अगर है, तो उसकी nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी क्या होगी, एंगुलर स्पीड क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, टाइम पीरियड क्या होगा। समझ रहे हो ना मेरी बातों को, तो ये सब हम उनको निकालना सीखना है, ठीक है। तो इसके बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले आएंगे, लेकिन फाइनली ये है कि भैया उतने बड़े फॉर्मूले एग्जाम में नहीं पूछे जाते। किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं वो मैं भी आपको बताऊंगा, आप चीजों को ध्यान से सुनना है ना। बड़े बड़े फॉर्मूले आएंगे, डरने की जरूरत नहीं है, और अपन याद भी कर सकते हैं, और याद नहीं करना है तो आप उनको ड्राइव भी कर सकते हैं एग्जाम में। आपको 10 से 15 सेकंड ही लगेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और मैं तो बोलता हूँ रटो मत, आप सिर्फ काम की चीजें रटो, जितना मैं रटवाऊंगा उतना रटो, आपको मजा आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपन ने जो बोहर मॉडल के हिसाब से अपन ने जो मैथमेटिकल इक्वेशन बनाया पहले वो बनाते हैं। तो उसने क्या बोला था, इसकी स्पीड कितनी है, इसमें Vn है, और इस ऑर्बिट की रेडियस कितनी है बच्चों, Rn है। हमको Rn निकाला, Vn निकाला, इसमें एंगुलर स्पीड कितनी है, ओमेगा n है, तो ओमेगा n निकाला। n मतलब nth ऑर्बिट की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। चलो बच्चों, तो सबसे पहले अपन देखते हैं स्पीड की स्पीड क्या होगी इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट में। सबसे पहले ये बताओ, पहला इक्वेशन क्या बनेगा कि इसको जो सेंटीपिटल फोर्स है, ये होती है सेंटीपिटल फोर्स mv²/r, ये होगी ना बच्चों इसमें सेंटीपिटल फोर्स mr ओमेगा स्क्वायर भी होती है, बहुत सारी होती है, लेकिन अपन किसके टर्म्स में लिख रहे हैं, स्पीड के टर्म्स में। ये किसके बराबर होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगी, इन दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर होगी, जो कि कितनी है, ये Z
सॉरी के इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर एन का स्क्वायर। आएगी कि नहीं आएगी बच्चों? एक आर एन उड़ जाएगा तो कितना आएगा? एम वी एन का स्क्वायर आर एन के जेड ई स्क्वायर। बच्चों इक्वेशन नंबर 1 समझ में आ गई बात को? इक्वेशन नंबर 2 कैसे बनाएंगे? एंगुलर मोमेंटम, यहाँ पे स्मॉल एम क्या है? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, याद रखना है ना। एंगुलर मोमेंटम क्या पढ़े थे? एम वी एन आर एन, nth ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम है, किसके बराबर हुआ? nh अपॉन 2 पाई के। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इन इक्वेशंस के हेल्प से आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो। वी एन आर एन निकल जाएगा तो टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये सब निकलते जाएगा ऑटोमेटिकली। अपन क्या करते हैं? दोनों को डिवाइड कर देते हैं, सबसे आसान। तो अपन जब डिवाइड करेंगे तो एम एम उड़ जाएगा, आर एन उड़ जाएगा, एक वी एन देखो वी एन डायरेक्ट आ जाएगा। स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन लाइक एटम्स लाइक He प्लस Li2 प्लस में निकल जाएगी। तो वी एन कितना आ जाएगा? देखो 2 पाई ऊपर जाएगा तो 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच। एच को थोड़ा मैं ऐसे बनाऊंगा क्योंकि एन और एच एक जैसे लगने लग जाती, इसलिए ये है स्पीड। समझ गए बात को? ये क्या है बच्चों? हमारी स्पीड है। किसमें स्पीड है? nth ऑर्बिट में। चलो मैं इसको रफ कर रहा हूं, जल्दी जल्दी देखते जाएंगे, है ना। अब बड़े बड़े फॉर्मूले आएंगे, डरना नहीं है, लेकिन बहुत आसान है। दिस इज द स्पीड। आप चाहे तो यहाँ पे के की जगह क्या लिख सकते हैं? के की जगह आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाकी आप इसको सॉल्व कर लो। अच्छा, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। देखो बच्चों, अगर ध्यान दें अपन तो 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन एच, और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों? जेड बाय एन। यही आ जाएगा कि नहीं बच्चों? ये देखो, ये कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है बताओ? सब कांस्टेंट है ना। एच कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स है, इसकी वैल्यू फिक्स है, इसकी वैल्यू फिक्स है, ये सब कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू जब मैंने घर जाके निकाली तो आई 2.2 इंटू 10 की पावर 6 जेड बाय एन। दिस इज इन मीटर पर सेकंड। ये सबसे काम की चीज है, आपको इसको याद रखना है। तो अब बताओ, कोई अगर आपसे पूछे कि बताओ इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या है इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, व्हाट इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम? चिल्ला के बोला, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम मतलब n बराबर 1 और हाइड्रोजन का z कितना? 1। अगर He प्लस में पूछेगा तो He प्लस में Z2 हो जाएगा, n फर्स्ट ऑर्बिट में पूछेगा तो n1 ही रखना है। Li2 प्लस में पूछ ले तो Z कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और n को तो फर्स्ट ही रखना है। आप स्पीड निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन की, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कितनी बढ़िया चीज है यार। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है किसी nth ऑर्बिट में, उस इलेक्ट्रॉन की हम स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड सब कुछ निकालेंगे। देखो कितनी ज्यादा स्पीड है, 2.2 इंटू 10 की पावर 6। समझ रहे हो ना? ये स्पीड ऑफ लाइट का 1/137 पार्ट है। अपन ये चीज देखेंगे, है ना। तो कभी अभी सी के टर्म्स में पूछ लेता है। किसके टर्म्स में पूछ लेता है? स्पीड बताओ सी के टर्म्स में क्या होगी। सी से ज्यादा तो नहीं हो सकती, तो सी के टर्म्स में क्या होगी? तो सी के टर्म्स में भी अपन निकाल सकते हैं। अब देखो बच्चों, सी के टर्म्स में अगर चाहिए तो अपन क्या करेंगे? इसमें सी का मल्टीप्लाई कर देंगे, सी से डिवाइड कर देंगे तो सी एच सी जेड वाई एन ये आ जाएगा। बच्चों इसको बोलते हैं अल्फा। क्या बोलते हैं इसको? अल्फा। सी जेड वाई एन याद रखेंगे। दिस इज डायमेंशनलेस नंबर, डायमेंशनलेस कांस्टेंट नॉट नंबर, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/137। इसको बोला जाता है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। नाम में कुछ नहीं रखा है, क्या बोला जाता है? फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सी के टर्म्स में। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट क्या लिख सकते हैं? देखो अल्फा सी अपॉन 137 जेड वाई एन। समझो बात को। तो ये स्पीड, ये सी के टर्म्स में है, और बच्चों ये हमारी मीटर पर सेकेंड में है। तो यहां से अगर फर्स्ट ऑर्बिट में पूछा जाए तो कितनी आएगी फर्स्ट ऑर्बिट में? cy137। इसको याद रखें, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। यू कैन से cy137 और यू कैन से 2.2 into 10⁶ मीटर पर सेकंड। इतनी चीजें क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ाते गाड़ी को। अब रेडियस लिखो, रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, इन द nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। बच्चों फॉर्मूले बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है, यहाँ जगह नहीं होगी तो आप उनको अच्छे से देखेंगे, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बताते जाऊँ आपको निकालना कैसे। देखो वीएन बहुत आसानी से निकल जाएगा। एक बार वीएन निकला तो बाकी सब निकल जाएगा। स्पीड निकली तो सब कुछ निकल जाएगा। तो देखो कैसे, अब जैसे रेडियस निकालिए तो रेडियस कैसे निकालेंगे? एम वी एन आर एन इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा? एन एच अपॉन 2 पाई। यही पढ़ा कि नहीं पढ़ा बच्चों? तो आर एन कितना आ जाएगा? आर एन आ जाएगा एन एच अपॉन 2 पाई एम इंटू वी एन, और वी एन देखो यहां से पुट करो तो 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन एच इंटू जेड वाई एन। बच्चों गलती नहीं होनी चाहिए, अच्छे से देखते जाओ, है ना। तो आर एन कितना आ जाएगा? बाद में मैं वेरीफाई कर लूंगा रिजल्ट सही है कि नहीं। तो जो कांस्टेंट उसको अलग लिख लेते हैं ना, तो 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा बच्चों? यहाँ देखो एन ए है, एन ऊपर, तो एन स्क्वायर हो जाएगा, एन स्क्वायर अपॉन जेड। दिस इज द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी दिस इज द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम। इसको मैं क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ सही है कि नहीं, ऊपर नीचे तो नहीं हुआ कुछ।
एच स्क्वायर अपन 4 पाई स्क्वायर एम के इंटू ई स्क्वायर एन स्क्वायर अपन जेड, बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही है। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप चाहे तो के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख सकते हैं। अब यहाँ पे काम की चीजें सुनो। अच्छा, एक फिर से कांस्टेंट है, इसको अपन बोलते हैं आर नॉट। क्या बोलते हैं इसको अपन? आर नॉट। आर नॉट है क्या, अगर आप ध्यान दें, दिस द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो बेटा, जब फर्स्ट ऑर्बिट की निकालनी हुई तो एन को 1 रखना होगा, जेड को तो 1 हो जाएगा, तो ये तो आएगा, यही आर नॉट। इसको बोहर रेडियस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इसको? आर नॉट को क्या बोलते हैं? बोहर रेडियस बोलते हैं। और ये क्या है, बोहर रेडियस क्या है? दिस इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। बहुत बढ़िया। इसकी वैल्यू जो होती है एंगस्ट्रॉम में अगर बात करें तो 529 एन स्क्वायर अपॉन जेड। आप इससे भी याद रख सकते हैं। इसमें किसमें आएगा बच्चों? ये एंगस्ट्रॉम में आएगा। ठीक है, आप इसको नैनोमीटर पे सब कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब फर्स्ट ऑर्बिट में अपन निकाल सकते हैं, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, किसी में भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक चीज देखने वाली है, वो ये है कि अगर हम एटम फिक्स कर दें, मान लो हमने हाइड्रोजन ले लिया तो जेड तो फिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बढ़िया चीज अगर आप देखो तो जो रेशियो होगा रेडियस का, फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस, सेकंड ऑर्बिट की रेडियस, थर्ड ऑर्बिट की रेडियस, वो 1:4:9। मतलब रेडियस जो होंगी, मतलब जो अपनी ऑर्बिट्स हैं, इक्वली स्पेस्ड नहीं है। मतलब कहने का ये है कि इनके बीच में जो स्पेस है, स्पेसिंग है, वो सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये देखो, अगर ये मानो अपन ने x माना तो ये कितना होगा बच्चों? फिर 4x होगा, फिर ये कितना होगा? 9x होगा। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आएगा? 3x। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आएगा? 5x। तो अपन यहाँ कह सकते हैं कि जो ऑर्बिट्स हैं दे आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। बात समझ रहे हो आपको? तो और रेडियस का जो रेशियो आएगा इन जो परमिटेड ऑर्बिट्स, इनको परमिटेड ऑर्बिट्स भी बोलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें परमिट है घूमने के लिए। परमिशन दी गई, हमने इलेक्ट्रॉन को परमिशन दी है इनमें घूमने के लिए, तो इनको परमिटेड ऑर्बिट्स भी कहते हैं। समझ में आ रही बात को? बिल्कुल क्लियर हो रहा है ना? हाँ बिल्कुल भाई, बढ़िया। ठीक है, तो यहां से अपन ये बोल सकते हैं कि भैया रेशियो ये आएगा, और जो रेडियस है, जो हमारी सर्कुलर ऑर्बिट्स की रेडियस होती है, वो जो होती है वो इक्वली, वो इस रेशियो में होती है। और हम ये कह सकते हैं कि सर्कुलर ऑर्बिट्स हमारी इक्वली स्पेस्ड नहीं होती है। ये मैंने आपको समझा दिया कि पहले इन दोनों ऑर्बिट्स में, जो फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आ रहा है? 3x आ रहा है। फिर जो सेकंड और थर्ड के बीच में जो डिफरेंस आएगा, इनकी रेडियस में जो डिफरेंस आएगा वो 5x का आ रहा है, यानी 5 का आएगा डिफरेंस। अगर x हम फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस ले ले तो इस चीज को अपन, इस रेशियो को याद रखेंगे अपन, है ना? इस पे अपने से सवाल पूछे जा सकते हैं। आर नॉट क्लियर हो गया, एंगस्ट्रॉम में निकाल लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये हो गई रेडियस। अब रेडियस के बाद अब आप कुछ भी निकाल सकते हो बच्चों। अब आप बहुत आसानी से सब कुछ निकाल सकते हो। लिखो नेक्स्ट, टाइम पीरियड। आपको ये जानने में इंटरेस्ट है कि नहीं कि हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है उसका टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी मतलब कितने रिवॉल्यूशंस पर सेकंड वो कंप्लीट करेगा, या एक चक्कर लगाने में कितना समय लेगा। ये सब में इंटरेस्ट है? हाँ, होना चाहिए इन सब में इंटरेस्ट। तो टाइम पीरियड ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स कितना आएगा? कैसे निकालोगे? सर्कुलर ऑर्बिट है, सर्कुलर मोशन है, तो कैसे करेंगे भाई? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना, तो टाइम पीरियड, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। तो 1 रिवॉल्यूशन में अपना लीनियर डिस्टेंस कितना चलेगा? 2πrn, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और कितनी स्पीड से चलेगा? vn। तो ये टाइम पीरियड आ जाएगा बच्चों। अब देखो, अपन ने अभी rn भी निकाला था, अभी हमने vn भी निकाला था, दोनों चीजें निकाली थी हमने। रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट भी निकाली थी, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट भी निकाली थी। आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए। आप जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो मैं आपको बता दे रहा हूँ आपको क्या मिलेगा। ठीक है, आपको मिलेगा h³ अपॉन 4π² m के स्क्वायर e⁴ इंटू n³ अपॉन z²। बच्चों यहाँ पे आप फिर से देखिए, टाइम पीरियड n³ के प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर फर्स्ट ऑर्बिट का टाइम x है, टाइम पीरियड फर्स्ट ऑर्बिट में घूमने का, अगर फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका टाइम पीरियड x है, तो सेकंड ऑर्बिट में उसी इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड क्या होगा? तो सेकंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन का सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमने का जो टाइम पीरियड होगा वो 8x होगा, क्योंकि 2 का क्यूब करोगे ना। थर्ड में क्या होगा? मतलब टाइम पीरियड का रेशियो क्या आएगा? 1:8:27:64, ऐसे चलते जाएगा बच्चों। समझ रहे हो बात को? तो ये है टाइम पीरियड का रेशियो। ये किसका टाइम पीरियड है? इलेक्ट्रॉन का, जब वो रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो दिस इज द टाइम पीरियड। अच्छा, इसकी एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिर से फिक्स होगी। इसकी वैल्यू होती है 1.52 × 10⁻16 n³ z², और एक इसमें आएगा टाइम पीरियड सेकंड्स। अच्छा, कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन
revolution of electron in the first orbit of hydrogen atom. तो in the first orbit of hydrogen atom आप कैसे निकालोगे? n को 1 रख दोगे, z को 1 रख दो, इतना आएगा. This is the time period of revolution of electron in the first orbit of hydrogen atom. 1.52 into 10⁻⁻16. समझ में आ गई? क्लियर है चीजें? और टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल है? n क्यूब के. और टाइम पीरियड का रेशियो ये होगा. समझ में आ रही बात को? अगर फर्स्ट ऑर्बिट में टाइम पीरियड t है तो सेकंड ऑर्बिट में क्या होगा उसी एटम के? सेकंड ऑर्बिट में होगा 8t. थर्ड ऑर्बिट में कितना होगा? 2070. ये सब समझ में आ रही चीजें? सवाल पूछे बना लेना. चलिए नेक्स्ट लिखो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन इन द nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन ऑर्बिट इन द nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को क्या होती है? फ्रीक्वेंसी आप कैसे निकालेंगे? 1/Tn. इसको कराऊंगा नहीं, इसका जस्ट उल्टा कर लो. तो z² के प्रोपोर्शनल आ जाएगा और इसका उल्टा करके देख लो क्या आएगा. अब मुझे नहीं पता कितना आएगा, 6.67 into 10⁻14 या 15 जो भी आएगा वो आप देख लो. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी वहां से निकल जाएगी. अच्छा, आपसे मोमेंटम पूछ ले तो ये नहीं कि डर जाओगे मोमेंटम कैसे निकालेंगे भैया. मोमेंटम इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, आप मोमेंटम भी निकाल सकते हैं. क्या होता है? m into vn, m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और vn अपन को पता है, स्पीड पता है ना इन द nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम. बिल्कुल पता है भाई, अभी भी तो निकाला था हमने. तो मोमेंटम भी पूछ सकता है आपसे, बहुत सारी चीजें पूछ सकता है. और मोमेंटम अगर आपने निकाल लिया तो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ भी पूछ सकता है. देखो हमने यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं मैं डुअल नेचर को. देखिए अभी हम वेवलेंथ निकालेंगे, लेकिन वो वेवलेंथ होगी एमिटेड फोटोन की. फोटोन की वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी अलग चीज है, और यहाँ पे रिवॉल्यूशन ऑफ फ्रीक्वेंसी अलग, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन अलग है, और डी ब्रोगली वेवलेंथ अलग चीज है. डी ब्रोगली वेवलेंथ वो वेवलेंथ है जो इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण उसके एसोसिएटेड जो वेवलेंथ होगी वो डी ब्रोगली वेवलेंथ कहलाएगी. क्योंकि डी ब्रोगली भैया ने कहा था कि कोई भी अगर पार्टिकल मोशन में है तो वो बिहेव करेगा वेव के जैसा, और उसके एसोसिएटेड जो वेव लेंथ होगी उसको हम क्या, उस वेव के एसोसिएटेड जो वेवलेंथ होगी उसको हम क्या कहेंगे? डी ब्रोगली वेवलेंथ कहेंगे. बात समझ रहे हो कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर मोशन करता है ना, तो इलेक्ट्रॉन का है, एक पार्टिकल है ना इलेक्ट्रॉन पार्टिकल और मोशन में है. अगर वो मोशन में तो दैट विल आल्सो बिहेव लाइक अ वेव, और अगर वो वेव की तरह बिहेव करेगा तो उसके एसोसिएटेड जो वेवलेंथ होगी वो डी ब्रोगली वेवलेंथ कहलाएगी. ध्यान रखना, डी ब्रोगली वेवलेंथ आप दो तरीके से निकाल सकते हो. मैं अभी आपको बता रहा हूं, ध्यान देंगे. 2πRn = n लैम्डा. यहाँ पे लैम्डा है डी ब्रोगली वेवलेंथ of the electron in the nth orbit due to its circular motion. याद रखिए, due to its motion. या दूसरा तरीका ये भी हो सकता है. डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या पढ़े थे? h/p. p क्या है? मोमेंटम in the nth orbit of हाइड्रोजन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इससे इन दोनों से सेम आंसर आएगा, आप करके देख लो. तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? h/m into vn. यहाँ पे vn की वैल्यू पुट करोगे और यहाँ पे क्या करोगे? rn की वैल्यू पुट करोगे, तो आपको सेम टू सेम मिलेंगे दोनों फॉर्मूले. आप करके देख लेना, मुझे कराने की जरूरत नहीं है, आप करके देख लेना. तो अगर इलेक्ट्रॉन के एसोसिएटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछी जाएगी तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे या इस फॉर्मूले से निकालेंगे. समझ रहे हो बात को? या तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे या तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे. तो याद रखिए इस चीज को कि इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर मोशन की वजह से उसके साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है दैट इज कॉल्ड द डी ब्रोगली वेवलेंथ. That is called the de Broglie wavelength. और एक वेवलेंथ और निकालेंगे, that will be the wavelength of the emitted photon. और वो हम कब फाइंड आउट करेंगे? जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ रहा होगा तो एक फोटोन निकलेगा, उसकी वेवलेंथ अलग चीज है, और यहाँ पे डी ब्रोगली वेवलेंथ अलग चीज है. सवाल आते हैं बहुत, इस चीज में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं. उनसे वेवलेंथ पूछ जाता है तो वो रिक्वायर्ड फॉर्मूला लगाने लग जाते हैं. अरे भाई साहब, इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से उसके एसोसिएटेड वेवलेंथ जो है वो डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात हो रही है, और वो निकाली जाएगी डी ब्रोगली इक्वेशन से, जो कि बोलता है लैम्डा = h/p, जहां पे p मोमेंटम है उस इलेक्ट्रॉन का. बात समझ गए? और मोमेंटम क्या हो जाएगा? m into vn. बात समझ गए? हाँ समझ गए. चलो आगे बढ़ते हैं. हाँ, फ्रीक्वेंसी हो गया, ये हो गया, ये हो गया. एंगुलर स्पीड फाइंड आउट कर लोगे यार, निकाल लेना यार. एंगुलर स्पीड कैसे निकालोगे? एंगुलर स्पीड कैसे निकालोगे? 2π into फ्रीक्वेंसी इन द nth ऑर्बिट. फ्रीक्वेंसी अपन इसके पहले निकाल चुके थे, या फिर आप यहाँ पे टाइम पीरियड भी लिख सकते हैं, tn. तो टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट निकाल चुके थे, तो यहाँ से क्या निकल जाएगी? एंगुलर स्पीड निकल जाएगी इलेक्ट्रॉन की इन द nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन. समझ रहे हो ना बात को? सब रिलेटेड है यार, समझ गए? बहुत बढ़िया. चलिए एक लास्ट टॉपिक और देखते हैं. इसको अपन 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे ना. एक में अपन ये वाला पोर्शन कंप्लीट कर रहे हैं, नेक्स्ट पोर्शन में अपन क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में अपन कौन सा पोर्शन करेंगे?
जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है, लोअर ऑर्बिट से अपर ऑर्बिट में जाता है, तो एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब करता है, रिलीज करता है, जो फोटोन जो एनर्जी है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा रिलीज करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, उसकी वेवलेंथ क्या होगी, रिक्वायर्ड फॉर्मूला क्या है, और स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन पढ़ेंगे हम, जहां पे हम लाइमन बार्मर सब सीरीज की बात करेंगे, मैक्सिमम वेवलेंथ मिनिमम वेवलेंथ कब मिलती है, फर्स्ट मेंबर की वेवलेंथ क्या होती है, उस सीरीज के 5 टाइप की सीरीज होती है, उनके फर्स्ट सेकंड थर्ड मेंबर होते हैं, लिमिटिंग मेंबर कौन सा होता है, सब बातें हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो इसको हम 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, एक में कर पाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, लेकिन ये है कि 2 लेक्चर में आप इतना लेक्चर देख लो, मतलब लेक्चर दोनों देख लोगे ना, तो ये चैप्टर में एक भी चीज नहीं छूटेगी आपकी, ये मैं आपको गारंटी देता हूं, पेपर में लिख के 100%। मैं आपको बताऊंगा सवाल जो आएगा वो इन्हीं 2 लेक्चर से आएगा, जो मैंने पढ़ाया है वही आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के 3 टाइप की एनर्जी होगी, कितने टाइप की एनर्जी होगी बच्चों, 3 टाइप की एनर्जी होगी। एक तो वो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इन द nth ऑर्बिट। दूसरी यहाँ पे ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रही है न्यूक्लियस के बीच में और इलेक्ट्रॉन के बीच में, या ड्यू टू पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, आप ऐसे भी बोल सकते हैं ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द न्यूक्लियस, उसकी वजह से उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, ड्यू टू इट्स कन्फिगरेशन या ड्यू टू इट्स पोजीशन, अपन जानते हैं ना। चलो, जो पोजीशन की वजह से किसी वस्तु में जो उसकी पोजीशन की वजह से किसी वस्तु में जो एनर्जी होती है उसको अपन कौन सी एनर्जी कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। हमने पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन में पढ़ा था, जैसे ये पेन ग्रेविटेशनल फील्ड में, तो इस पॉइंट पे जब ये रखा है तो उसके पास कुछ एनर्जी, उसको हम इसकी कौन सी एनर्जी कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड में होता है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, आप जानते हैं बच्चों। और एक होती है टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी बहुत काम की है ना, और इन तीनों में कुछ रिलेशन भी होता है, लेकिन ये रिलेशन सिर्फ जब तक वैलिड है जब तक कि हमने ये बात मानी हुई है, मतलब हमने ऐसा माना हुआ है कि F जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, जब तक ऐसा है जब तक ये रिलेशन ट्रू है। याद रखिए हमने जो चीजें भी पढ़ी, जैसे हमने पढ़ा कि जो R है वो प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है, जो टाइम पीरियड है दैट इज प्रोपोर्शनल टू n क्यूब, दैट इज ओनली वैलिड when the force is inverse proportional to r square। कभी कभी अच्छे एग्जाम देखोगे, IIT एडवांस के सवाल देखोगे तो उसमें ना वो बोलता है कि अगर ऐसा मान लो, अगर तुम साइंटिस्ट होते और तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स थी अगर आपने F is inverse proportional to r होता तो उस समय पे रेडियस क्या होती, टाइम पीरियड क्या होता है, इनकी किस पावर के प्रोपोर्शनल होता, काइनेटिक एनर्जी किस पावर के प्रोपोर्शनल होगा, ये बहुत सारी चीजें आप समझो। आपको निकालना कैसे, जैसे आपने यहाँ पे निकाला F को अपन ने क्या लिया, यहाँ पे k q1 q2 upon r स्क्वायर, वहां पे आप क्या ले लेना, k q1 q2 upon r ले लेना और सॉल्व करते रहना, जो आते जाएगा वो आते जाएगा, जैसे यहाँ पे निकाल रहे हैं वैसे वहां पे निकालना, कोई बड़ी चीजें नहीं है, ठीक है। और मैं तो तुमको ना नेक्स्ट क्लास में क्या करूंगा ना कि F अगर इनवर्स प्रोपोर्शनल टू R हो तो क्या रिलेशन आते हैं, टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल होता है, काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होता है, और जब इनवर्स प्रोपोर्शनल टू R क्यूब होता है तो क्या होता है, मैं दोनों चीजें आपको बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तो आप उसको रट भी सकते हैं क्योंकि देखो ज्यादा नहीं आएगा, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर या इनवर्स प्रोपोर्शनल टू R, यहीं से आएगा सवाल। चलिए काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे, तो ऑर्बिट में हाफ एम वी एन का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा अब यहाँ से एक चीज और देखो, अपन एक इक्वेशन पढ़ा था याद है तुमको, एम वी एन स्क्वायर अपॉन आर एन, सेंटीपिटल फोर्स जो जरूरत होती है वो इसके बराबर आई थी, याद करो आ जाएगा, बिल्कुल आसानी से याद आ जाएगा। ये क्या है यार, फर्स्ट पोस्टुलेट ही तो है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो क्या प्रोवाइड करेगी, वो नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। यहाँ से एम वी एन स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, इसलिए मैंने ये लिखा होगा, कितनी आ जाएगी देखो, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन, यही आ जाएगी, कट जाएगा बच्चों। अब इसको अपन यहाँ रख देते हैं तो अपन को काइनेटिक एनर्जी पता चल जाएगी, इसको रफ मत करना है ना क्योंकि अभी नीचे एक चीज और लिखूंगा, हाफ एम वी एन का स्क्वायर, नहीं हाफ एम वी एन का स्क्वायर ही है ना ये, तो के जेड ई स्क्वायर अपन आ रहे हैं, ये आ गया बच्चों। और हाइड्रोजन होगा, जहां जहां हाइड्रोजन वहां जेड वन रखते जाना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है तो ऑर्बिट में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, के q1 q2 अपॉन r, पुट q1 q2 विद साइन, तो q1 मतलब चार्ज ऑन न्यूक्लियस कितनी, प्लस जेड, तो प्लस जेड लिख लो, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन माइनस ई लिख लो अपॉन आर एन, ये होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन द nth ऑर्बिट, तो कितनी आएगी, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन। यहाँ पे आप आर एन की वैल्यू पुट करके आप यहाँ पे आर एन की वैल्यू पुट करके आप इसको एन के टर्म्स में भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है हमको, आप ले आओ। टोटल एनर्जी दोनों को जोड़ दो तो nth ऑर्बिट में जो टोटल एनर्जी होगी वो माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 आर एन होगी, ठीक है। समझ में आई बात को, आप बोल लो दोनों को।
यहाँ पे टोटल एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब क्या है, टोटल एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन हमारा बाउंड है, इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस को छोड़ के नहीं जाएगा जब तक कि अपन उसको इतनी एनर्जी नहीं देते। अगर इतनी एनर्जी दे देंगे तो वो न्यूक्लियस को छोड़ के इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भाग जाएगा, जिसको अपन आगे चल के आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे तुम्हें एक चीज देखो, रिलेशन दिख रहा है तीनों में, अगर तुमको नहीं दिख रहा तो मैं लिख दे रहा हूँ। ये रिलेशन है, देख लो आप अच्छे से। और आप ऐसे भी आप टी और पी में भी रिलेशन बना सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है, मतलब के और पी में भी बना सकते हो। के क्या है, पीई का आधा माइनस, ऐसा लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुमको। अब तुम याद कैसे रखो कि अगर टोटल एनर्जी नेगेटिव होगी, पहली चीज तो टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसलिए काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है बच्चों, पॉजिटिव होती है। काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है बच्चों, पॉजिटिव होती है। पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी नेगेटिव, तो अगर टोटल एनर्जी -x है तो पोटेंशियल एनर्जी डबल होगी और नेगेटिव में होगी इसके, तो -2x। बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगी और टोटल एनर्जी के बराबर होगी। याद रख लो, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव होगी और टोटल एनर्जी के बराबर होगी बच्चों, समझ में आ गया। और पोटेंशियल एनर्जी आधी होगी और पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है दोनों, नेगेटिव नेगेटिव, समझ में आ गया। इनमें से कोई भी एक भी एनर्जी दियो, बाकी एनर्जी फाइंड आउट कर लोगे, मुझे लगता है आप फाइंड आउट कर लोगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको भी नहीं होगी कोई दिक्कत। ये सेम चीज ग्रेविटेशन में भी चलता है, सैटेलाइट की जो एनर्जी होती है उनमें भी यही रिलेशन होता है, क्योंकि वहां पे भी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो भी इनवर्स प्रोपोर्शनल टू r² होती है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से हम जानते हैं बच्चों। यहाँ पे जब आप Rn की वैल्यू पुट करोगे, आपको Rn की वैल्यू मैंने बताई हुई है, जब आप यहाँ पे Rn की वैल्यू रखोगे ना तो काइनेटिक एनर्जी आएगी 2π² m k² e⁴ अपॉन h² z² अपॉन n²। अब बच्चों ये क्या आएगी, इसकी दुगनी कर दो और माइनस लगा दो, यानी 4 हो जाएगा यहाँ पे, मतलब ये आएगी -4π² m k² e⁴ अपॉन z²। इसको अपन r के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। अभी r देखते हैं क्या होता है, तो उसको r का r होता है रिक्वायर्ड कांस्टेंट, उसके टर्म्स भी लिख सकते हैं। अभी r का फॉर्मूला देख लेंगे, फिर अपन वहां पे भी लिखेंगे। और एक क्या हो जाएगा टोटल एनर्जी बच्चों, टोटल एनर्जी हो जाएगी माइनस ऑफ दिस, तो -2π² m k e⁴ अपॉन h² z² अपॉन n²। समझ गया बात को, बहुत बढ़िया। अब देखो भाई, ए है यहाँ पे कांस्टेंट, ये है यहाँ पे कांस्टेंट, ए है यहाँ पे कांस्टेंट, इनकी एनर्जी इसकी वैल्यू हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकाल सकते हैं, जूल में भी निकाल सकते हैं। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकाल सकते हैं, जूल में। देखिए इलेक्ट्रॉन क्या है, एक बहुत ही छोटा सा पार्टिकल, उसका मास बहुत कम होता है, इसलिए उसके लिए जूल बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है, इसलिए अपन उसके लिए छोटी यूनिट यूज करते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है एनर्जी की। समझ में आ गई बात। जैसे नीडल है, तो नीडल को आप नीडल का डायमीटर किलोमीटर में मेजर नहीं करोगे, आप mm में मेजर करोगे, क्यों, क्योंकि उसका डायमीटर बहुत छोटा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है बहुत कम होती है, इसलिए उसको अपन जूल में मेजर नहीं करते, या मेगा जूल में नहीं करते, किस में मेजर करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जैसे सैटेलाइट की एनर्जी की बात करें तो सैटेलाइट्स की एनर्जी मेगा जूल में मेजर करते हैं, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा होती है बच्चों। ठीक है, ये तो सुइटेबल यूनिट से इतना तो बच्चा जानता है यार, इसमें क्या बताऊं मैं तुमको। इसकी वैल्यू होती है -27.2 z² अपॉन n², दिस इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ रहे बात को। यहाँ क्या लिखो, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट z² अपॉन, तो काइनेटिक एनर्जी। और ये भी यहाँ माइनस नहीं लिखोगे, सॉरी, ये काइनेटिक है तो +13.6 और यहाँ पे -13.6। और जूल में लिखना हो तो जूल में मल्टीप्लाई कर लेना, 1.6 × 10⁻19। अच्छा, इसको जूल में लिख के बता देता हूँ, इसको जूल में लिख के बता देता हूँ, इसको यहाँ पे जगह है। तो देखो भाई, ये हो जाएगी -13.6 z² अपॉन n², दिस इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जूल में लिखना हो इसको, तो इसको जो भी आएगा इसका डबल कर देना यहाँ पे, और इसके बराबर यहाँ कर देना, और माइनस साइन हटा देना। तो 1.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 21.76 × 10⁻16 z² अपॉन n²। ये आ गया जूल में। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, 2.18। अगर आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 11 चैप्टर 2, तो उसमें जो उन्होंने जूल में एनर्जी दी है तो उन्होंने 2.18 ली है, आपको याद होगा, 2.18 × 10⁻15। समझ में आई बात को। अब आपका होमवर्क बता दे रहा हूँ, आज की क्लास इतनी थी, आज की क्लास में इतनी। याद रखिए, मैंने डी ब्रोगली वेवलेंथ आपको बताई है इलेक्ट्रॉन की, वो मैं आपको अभी यहाँ पे लिख के बताया था, उसको याद रखिए, उस पर सवाल आते हैं।
अब आज की क्लास में इतना ही होगा, लेकिन अब जाते जाते काम की चीजें सुनते जाओ जो आपको करके रखना है, फिर अपन नेक्स्ट क्लास जब लेक्चर नंबर 2 लूंगा तो उसमें इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा और इसको रिलेट कराऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड से। आज का लेक्चर इसलिए मतलब टाइम निकल गया क्योंकि अपन ने थ्योरी पढ़ लिया थोड़ा सा, अपन ने काम की चीजें तो इतनी ही पढ़ी अभी यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन की हमने क्या निकाली nth ऑर्बिट में, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स में एनर्जी निकाली, 3 टाइप की एनर्जी अपन ने देखी, अपन ने एंगुलर वेलोसिटी निकाली, फ्रीक्वेंसी निकाली, ठीक है, फिर अपन ने लीनियर स्पीड निकाली, फिर अपन ने टाइम पीरियड निकाला, फिर अपन ने रेडियस निकाली कि रेडियस कितनी होगी, फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस क्या होती है, सेकंड ऑर्बिट की रेडियस क्या होती है, हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट की जो रेडियस होती है उसको वेव रेडियस बोलते हैं, है ना, और टाइम पीरियड देखा, स्पीड देखी, सी के टर्म्स में स्पीड देखी इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो CY137 होता है, हमने फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट देखा, डायमेंशनलेस कांस्टेंट था वो, उसकी वैल्यू, बहुत सारी चीजें अपन ने देखी, ऐसा नहीं है कि नहीं देखा। और मैंने यहाँ पे आपको बोला कि कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, आप ड्राइव कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे ड्राइव किया वैसे कर सकते हो, ठीक है। बात सुनो मेरी, आपको करना क्या है, आप हाइड्रोजन के लिए उसकी फर्स्ट ऑर्बिट की, सेकेंड ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी याद कर लेंगे। क्या याद कर लेंगे, टोटल याद हो गई तो पोटेंशियल याद होगी, पोटेंशियल याद हो, टोटल याद होगी तो काइनेटिक हो रही, क्योंकि जितनी टोटल उतनी काइनेटिक, बस ये नेगेटिव में और ये पॉजिटिव में, और पोटेंशियल उसकी डबल, इसकी डबल और नेगेटिव, इतना याद रखना है। समझ आ रही बात को, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप इसको याद रखेंगे, मैं नेक्स्ट क्लास में नहीं बताऊंगा। फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी होती है हाइड्रोजन की टोटल एनर्जी, आपको पता है -13.6, क्योंकि देखो हाइड्रोजन है तो जेड को बन रखोगे और फर्स्ट ऑर्बिट है तो एन को भी बन रखोगे बच्चों, ठीक है। एनर्जी बढ़ते जाती है, अगर अपन मैग्नीट्यूड की बात करें तो एनर्जी कंटिन्यूसली कम हो रही है, लेकिन अगर हम साइन भी ले लें तो नेगेटिव में एनर्जी का घटना कैसा हो जाएगा, अपना मैग्नीट्यूड में बढ़ना हो जाएगा, क्योंकि -13.6 और -3.4 कौन बढ़ा है, -3.4 बढ़ा है ना, तो सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा होती है, फिर थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी और ज्यादा होती है, फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी और ज्यादा होती है, और जो n इक्वल टू इन्फिनिटी होती है उसकी 0 होती है। 0 का मतलब एक, उसका इलेक्ट्रॉन अब बाउंड नहीं रहेगा न्यूक्लियस से, ठीक है, जब तक एनर्जी नेगेटिव रहेगी जब तक बाउंड रहेगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी होती है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, n को 1 रखेंगे, z को 1 रखेंगे, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी, सेकंड ऑर्बिट में -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। थर्ड ऑर्बिट में यहाँ पे डिवाइड बाय 9 हो जाएगा तो 1 है, तो वो आती है 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ ऑर्बिट में -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इनको याद रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में बहुत यूज होगा इनका, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट ऑर्बिट में कितनी होती है, -54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट में कितनी होती है, -0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हम टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं बच्चों, किसकी बात कर रहे हैं, टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं। अप टू 6 ऑर्बिट हमें याद होनी चाहिए, बोलो मेरे साथ, फर्स्ट की 13.6 माइनस लगा लेंगे, सेकंड की 3.4, थर्ड की 1.51, फोर्थ की 0.85, फोर्थ के बाद फिफ्थ की 0.54, सिक्स की 0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ये पता है तो पोटेंशियल क्या होते जाएगी, जस्ट डबल होते जाएगी, और काइनेटिक क्या होते जाएगी, टोटल के बराबर। अब बोलोगे सर आपने टोटल क्यों याद कराई, आप इसको याद करवा के इसको निकलवा सकते थे, नहीं, टोटल इसलिए याद कराई क्योंकि अभी अपन देखेंगे जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है ना, तो जो फोटोन निकलता है या एनर्जी एमिट होती है, और जो एनर्जी की जो वैल्यू होती है, जो एमिट होती है एनर्जी, उसकी वैल्यू अगर निकाल ली ना, वो टोटल एनर्जी में डिफरेंस के बराबर होती है। इसलिए हमें टोटल एनर्जी याद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चों, टोटल एनर्जी। इतना क्लियर है, इतनी चीज आप करके रखेंगे, फिर अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और उस चैप्टर को खत्म करेंगे। मजा आया कि नहीं आया, मजा जरूर आएगा, नेक्स्ट में और मजा आएगा, और कोई भी सवाल आपका नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है आपसे। चलो बाय बाय, गुड नाइट।